एवरीवन, वेलकम टू ज़रा हट के। सूरत हाल आपके सामने है और नाजुक सूरत हाल है, मगर ज़ाहिर है सब हाथ पांव मार रहे हैं, अपोजिशन भी और हुकूमत भी। मगर जो वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक के एतमाद का अमल है वो शुरू हो चुका है, जब स्पीकर ने इजलास जो है वो 25 तारीख को बुला लिया है। और 25 तारीख के बाद जिस भी दिन ये रेजोल्यूशन टेबल होगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर स्पीकर पर लाजिम है कि वो वोटिंग करवाएं। तो ज़ाहिर है इस बारे में ये भी कहा जा रहा था कि ये तारीख जो है 22 तारीख को 14 दिन पूरे हो रहे थे, मगर आइन के आर्टिकल 254 का सहारा लिया गया और ये कहा गया कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो ये इजलास थोड़ा सा डेफर भी किया जा सकता है। उस पर ज़ाहिर है अपोजिशन ने शोर मचाया, लेकिन आज ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। जहाँ तक हुकूमत की बात है तो हुकूमत ज़ाहिर है परेशान है और घोड़े दौड़ा रही है अपने, कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उसको किसी तरह से मना करके वापस ले आए। जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे बच्चे, ये मनाने वाली हरकतें तो नहीं है भैया। देखिए बात सुने, ये एक तो होता है गुड कॉप बैड कॉप, ये उससे थोड़ा सा आगे है। मसलन एक तरफ अभी मैंने सुना जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में वो कह रहे हैं जी कि मैं बाप की तरह माफ़ कर दूंगा, वापस आ जाएं। यही वज़ीर आज़म अगले सांस में उन्हें ज़मीर फरोश करार दे रहे हैं और फिर उनके जो असिस्टेंट हैं फवाद चौधरी, वो उनसे भी 2 हाथ आगे हैं। आज उनका एक इंटरेस्टिंग ट्वीट, उसमें बड़ी तारीख, पहला जुमला ही बड़ा तारीखी है कि जी आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को ये मौका दे रहा है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग, मौका परस्ती और करप्शन हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है, उन्हें सज़ा देना उसी तरह अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। वो बाप की तरह माफ़ करने पे राज़ी है। वो कह रहा है तुम शादियों में जाओगे, किसी भी तकरीब में जाओगे, लोग तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। फवाद चौधरी कह रहे हैं ये गद्दार हैं, इन्हें हर सूरत में सज़ा मिलनी चाहिए। शेख रशीद, उन्हीं का वज़ीर दाखिला, कह रहा है कि भैया उनसे रकम लेके इमरान खान का साथ दो। तो अगर मैं मुनहरिफ रुकन हूँ तो बताइए मैं बाप की बात पे एतमाद करूँगा या उनके जो काबीना के वज़ीर हैं उनकी धमकियों से डर के मैं मज़ीद दुबक जाऊँगा? क्या आप उनकी जगह होते तो मेरे ख्याल में देखें, ये इन धमकियों से या जो अब वो कह रहे हैं आ जाओ माफ़ कर दिया जाएगा, तो जाहिर है वो इसलिए नहीं गए थे कि उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। देखिए मैं बस इसमें एक चीज़ का इजाफा करना है, ज़मीर हमारे मुल्क में वैसे ही नहीं जाता, लेकिन ये धमकियां, कुछ लालच होगी, पैसा चला होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं। जाहिर है अल्लाह वास्ते तो ज़रार किसी का ज़मीन नहीं जाता। ये धमकियां जो है ये उनका कन्फ्यूजन जाहिर कर रही हैं, इमरान खान का जहनी सूरत हाल को जाहिर कर रही हैं, या वाकई वो किसी एक बात पे के बाप भी हैं और मौका परस्ती की बात भी कर रहे हैं और गद्दारी की भी कर रहे हैं? सर ये कुछ नहीं है, ज़रार कह रहे थे ये टिक है, मैं कह रहा हूँ ये कुछ नहीं है। मैं पहले ज़रा ये जो भी बात आपने की ना वसत के, यार एक ही सांस में आप कह रहे हैं कि जी मैं बाप की तरह माफ़ कर दूंगा, फिर ज़मीन फरोश, और फिर आपने फवाद चौधरी का हवाला दिया और कहा कि ये 2 हाथ आगे निकल गए। सर 2 हाथ कुछ नहीं होते। अगर आपने मावन खसूसी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स शहबाज गिल साहब की बात सुनी है, ये 2 हाथ आगे 4 हाथ आगे निकलना एक बात होती है, अल्फाज के माने ही अपनी तरफ से लिखना एक और बात होती है। लेकिन अगेन वो हम क्योंकि क्लिप हम चला नहीं सकते, और अगर चला नहीं सकते, अगर उस लफ्ज़ का ही जिक्र नहीं कर सकते तो फिर उस लफ्ज़ पर तबसरा हम क्या करेंगे। तो मेरा पॉइंट है कि गल बहुत ही बद गई है ना मुख्तार, और ये जो कैरेट एंड स्टिक है बिल्कुल ये चलती रहती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब आपने इतनी बड़ी स्टिक दिखा दी है कि जी आपका तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा, लोग आपकी बच्चों से शादियाँ नहीं करेंगे, लोग तुम बाज़ार में जाओगे तो 100 रुपये की चीज़ तुम्हें कोई 10,000 रुपये में भी नहीं बेचने के लिए तैयार होगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि एक जुमला बोलना कि आ जाओ तो सब माफ़ हो जाएगा, शायद ये इस सूरत हाल में नाकाफ़ी है। जी मुबशिर। बिल्कुल। दूसरा ये भी है कि मुनहरिफ अरकान के बारे में जो अपोजिशन का दावा है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने मुनहरिफ अरकान जमा हो गए हैं कि शायद अब इत्तेहादियों की ज़रूरत ना पड़े, और इत्तेहादी जो हैं वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि बिल्कुल क्लोज जा कर के अपने कार्ड शो करें। अब मेरी जो थोड़ी बहुत बात हुई है अपोजिशन रहनुमाओं से, तो उनका ये कहना है कि ये भी हो सकता है कि अगर इत्तेहादी राज़ी हो जाते हैं तो मुनहरिफ अरकान को ऐवान में लाने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो डिफेक्शन क्लॉज ऑटोमेटिकली जो है
वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत अपने अरकान को तो कह ही चुकी है कि जनाब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है कुछ एमिसरीज़ जो हैं, कुछ दो वज़रा जो हैं वो बार बार वहाँ पर भी जा रहे हैं, रावलपिंडी की तरफ न जाने क्यों सैर करने के लिए, मगर उनसे भी मदद मांग रहे हैं। और क्योंकि वो इस वक्त न्यूट्रल हुए हैं तो लिहाजा फ़िलहाल तक तो कोई उनको मदद नहीं मिल रही। मगर आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि ये सारा कुछ जो है किसी और वजह से हुआ है, और उस बारे में क़यास आराइयाँ हो रही हैं। मगर अब हुकूमत इस पे आ गई है कि उन्होंने वहाँ पर भी ये मैसेज दिया है कि जनाब जो आपने करना है ठीक है, आप कर लीजिए, हमें सब कुछ कबूल है, बस इससे जान छुड़ा दीजिए। मगर ज़ाहिर है ये मामला जो है ये इतनी जल्दी इस तरह से रिज़ॉल्व नहीं होगा। मामला एक और भी है जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट पे जाने से पहले एक अच्छी पेशरफ्त ये हुई है कि वो जो हमें खदशा था ना कि 27 को तसादुम हो सकता है जी, उसका कुछ सूरत निकल आई है, इसलिए कि आज पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो डी चौक में नहीं बल्कि परेड ग्राउंड में अपना जलसा करेंगे 27 मार्च को। इसी तरह पीडीएम जो है उसने बज़ाहिर तो शायरा दस्तूर में धरने का कहा है, लेकिन शायद वो उन्हें भी एक मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाए, तो कम से कम एक पेशरफ तो अच्छा, इस पर मैं बस एक कमेंट करना चाह रहा हूँ मुबशर, इससे पहले कि आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं, कि ये जो बातें हैं ना, और ये बहुत यकीनन बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर जो आमने सामने आने का जो एक ख़तरा था वो अब अभी के लिए लग रहा है कि ढल गया है, पता नहीं कल का क्या होगा। लेकिन ये जो अभी आपने जिक्र किया रावलपिंडी का, तो एक चीज़ तो पता है कि वहाँ से एक जो दो कंसर्न्स जो बहुत बड़ी कंसर्न्स थी वो ये थी कि यार एक तो ये 23rd की जो इवेंट है वो सेफली एंड विदाउट केओस निकल जाए, और दूसरा जाहिर है कि OIC समिट, ठीक है, और उसके एकदम बाद भी यू डू नॉट वांट वायलेंस ऑन द स्ट्रीट्स। तो मेरा ख्याल है कि जो अभी तक, अगर हम इसको इंटरफेरेंस कहें, मैं इंटरफेरेंस का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना चाहें यहाँ पर, मेरा ख्याल है अभी वो वहाँ तक महदूद है। जहाँ तक ये बात हुई कि कहने कि जी हम जान छुड़ाएं फिर हम बाद में देख लेंगे इनका, और आपने कहा कि कहाँ से ये शुरू होता है ये मसला। अब आपको याद होगा ना कि पिछले साल, एंड अगेन ये भी एक थियोरी ही है, स्पेकुलेशन ही है, मेरी जान मत मेरे पीछे मत आना, कि ये मामला तो सारा शुरू होता है ना पिछले अक्टूबर, ठीक है, और उस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने आई थी तो मुख्तलिफ लोगों ने ये सवाल पूछा था, और ये इनफैक्ट ये बात भी की थी कि सर जब ऐसा यूजुअली होता है तो फिर हुकूमत की बुराई शुरू हो जाती है। अब वो सेल्फ क्रिएटेड था, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था, वो एक अलग बात है, इस पर हम अलग बहस कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट एक इंटरेस्टिंग इसमें बनता है कि उस वक्त भी ये जब लोग कह रहे थे ना कि सर अब आप देखेंगे कि इमीडिएट रिटेलिएशन होगी, तो हमेशा यही बात की थी कि सर रिटेलिएशन जो होती है ना वो कभी इमीडिएट नहीं होती, आप इंतज़ार करते हैं जब मौका बनता है, और फिर जब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं ना, चाहे वो मईशत हो या महंगाई हो, फिर आप उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अब अगर ये थियोरी 80% सच भी है तो इसका मतलब है कि बुनियादी मसला इज़ नॉट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, बुनियादी मसला इज़ नॉट इन्फ्लेशन या गवर्नेंस, जिसको अगर आप मिस गवर्नेंस कहना चाहें आप कह सकते हैं। बुनियादी मसला तो ये है ना कि जी आपने गलत पंगा लिया है। एनीवे, बैक टू द सुप्रीम कोर्ट। जी ऐसा ही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा में हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस भेजा जिसकी आज इब्तदाई समाअत भी हुई। तो हुकूमत जैसे वसत कह रहे थे कि एक तरफ तो मुनहरिफ अरकान को वापस लाने का कह रही है, तरफ उनको धमका भी रही है, और ये जो रेफरेंस गया है ये भी यही पूछने के लिए गया है कि अगर डिफेक्शन होती है 63A के तहत तो क्या वो 5 साल के लिए होगी या वो जो है सारी उम्र के लिए होगी। तो ये भी एक उन्होंने कोशिश की थी कि, और की है बल्कि, क्योंकि इस पे आज थोड़ी सी डिबेट भी हुई, और ये सबसे पहले जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने कहा कि जी इनफरादी हक है वोट का सबके पास, मगर जो उनके साथ बैठे हुए थे जस्टिस मुनीब अख्तर, उनका ये कहना है कि जनाब ये जो इनफरादी वोट जो है ये सियासी जमात की मिल्कियत होता है,
और तसव्वुर किया जाता है कि इनफरादी वोट को सियासी जमात के बजाय कैसे गिना जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आगे जो है जाकर के सुप्रीम कोर्ट वो करेगी, और उन्होंने एक लार्जर बेंच भी बना दिया है और 25 तारीख से उसकी समाअत भी जो है वो शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं इस सूरत हाल में। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम ये किया जी कि उन्होंने बारहा कहा कि सियासी जमातों को ये अपने जो मसाइल हैं या इख्तिलाफात कह लें या ये जो तहरीक अदम एतमाद है, इसको पार्लिमान के अंदर उन्हें जो है बैठ करके इस अमल को मुकम्मल करना चाहिए, ना कि सड़कों पर आ कर के। और ज़ाहिर है इसके साथ साथ ही सिंध हाउस का जो वाक़या हुआ था उस पर भी कोर्ट ने नोटिस लिया था, और आज जब IG आए तो उन्होंने बताया कि जनाब हमने उन लोगों को जो है वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए। वो अलग बात है कि ज़ाहिर है उन्होंने बेल ले ली और वो निकल गया, और उन्होंने अशोर किया अदालत को कि इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। अटॉर्नी जनरल जो हैं खालिद जावेद, उन्होंने भी कोर्ट को ये यकीन दिलाया कि ये जो वोटिंग वाले रोज़, जो आपको याद है तहरीक इंसाफ ने और हुक्मरान जमात के जो अरकान हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब हम डी चौक पर धरना देंगे और जो वोट देने आएगा वो हम में से गुजर के जाएगा और हम में से गुजर कर वापस जाएगा। हाँ, पुरानी बात हो गई, लेकिन मैं एक ज़ाहिर है उनका वो प्लान था, वो भी अब डीएस्केलेट होकर के चीज़ें दूसरी तरफ चली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज की जो समाअत है उसमें मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है ना, वो ये है कि भाई साहब आप पार्लियामेंट के जो मामला हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हल करें। इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है तमाम सियासी जमातों को, इसलिए कि अगर हर चीज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागते हैं कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ओरिजिनल जो है कॉन्सेप्ट कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा है, वो कानून साज इदारा है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंटरप्रेट करने की का फोरम है, होगा ये कि पार्लियामेंट की जो हैसियत है वो डिफेक्टो तौर पे सानवी होती चली जाएगी, जुडिशरी का रोल मजबूरन जो है बढ़ता चला जाएगा, और इसका जो इन द लॉन्ग रन है फायदा कुछ नहीं है, सिर्फ नुकसान ही होगा। अच्छा वसत, ये जो आपका ये पॉइंट बात है, सियासतदान जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। और अगर आप अपने मामलात खुद नहीं हल कर सकते तो भैया आप फिर किस काम के हैं, आप फिर किस धंधे में, किस मसला ये जो हमारी तारीख है ये वो तो यही है कि हर मसला जो है ना वो आकर के अदालत ही पहुंचता है। ये खतरनाक बात है ना। नहीं सर, तो वो आज की बात नहीं है ना, वो क्योंकि आपस में मिलकर के हल नहीं कर सकते, या तो पिंडी हल कराए या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें चला जाए, तो भैया आप फिर किस काम के हैं? सर ये दोनों यही दो किबले हैं जिसकी तरफ बार बार आपको रुख करना पड़ता है, उसी तरफ आपको देखना पड़ता है। और जब भी ऐसा होता है, जो आप बात कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त है वसत, आई एग्री विद यू, आई थिंक वी ऑल एग्री विद यू, लेकिन आई थिंक हम ये भी एग्री कर सकते हैं कि ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि जब भी कोई नया दौर आता है, जब भी नया दौर आता है, एक नया वजीर आजम आता है, नई पार्टी आती है या पुरानी पार्टी के नया वजीर आजम आता है, जो भी है, यही कॉन्वर्सेशन ही होती है ना हमारी, और हमारे से पहलों की भी यही कॉन्वर्सेशन होती होगी कि जी जब तक आप खुद इस दफा जो है ना और ज़्यादा बुरा ये हुआ है कि पहले दिन से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक डिस्कनेक्ट रहा है। वो तो है। जब भी किसी लेजिस्लेशन के ऊपर वोटिंग हुई तो जाहिर है पिंडी को अपनी छड़ी घुमानी पड़ी, और फिर आपने देखा कि 35 लेजिस्लेशन जो हैं वो एक दिन में अप्रूव हुई, मगर फिर उसके बाद फिर वही हुआ कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं, साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा हमें नज़र आया कि पार्लिमान का जो निज़ाम है वो सिर्फ ये होता था कि बिलावल आकर के तकरीर करते थे, जवाब में फवाद चौधरी या मुराद सईद तकरीर करते थे, अपोजिशन वॉकआउट कर जाती थी। मेरे ख्याल में ये तमाशा, ये सीरियल जो है सोप ओपरा, गलियाते थे यार, तकरीर कहाँ करते थे। एग्जैक्टली वही ना, आकर के एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हो, तू चोर, तू डाकू, तूने ये कर। कोई कंस्ट्रक्टिव काम जो है पार्लिमान के अंदर कुछ हुए हैं, लेकिन वो इनफरादी बिलों की सूरत में या फिर जो डंडे के जोर के ऑर्डिनेंस उसके अलावा हैं। तो और एक और चीज़ भी है इसके साथ, एक और चीज़ भी है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन पता है एक जो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, वो होती है परसेप्शन। जैसे वो बिजनेस में कहते हैं ना यार कि धुआं निकलना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री मतलब चल रही है या नहीं चल रही, फैक्ट्री से धुआं निकलना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि वो फैक्ट्री चल रही है।
अब यहाँ पर मतलब फर्ज करें और बहुत अच्छे बिल्स भी पास हुए, बहुत अच्छी कानून साजी भी हुई है, लेकिन जब हम देखते हैं कवरेज पार्लियामेंट की या हम देखते हैं कवरेज ये जो पॉलिटिकल कोर्ट केसेस की होती है, तो हमें क्या याद आ रहा है? हमें कौन से मनाज़र हमारी आंखों के सामने आते हैं? कोई किसी पे चिल्ला रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई गो सो एंड सो गो कर रहा है, कोई गो सो एंड सो गो कर रहा है। तो जो काम होता भी है ना, वो इस धुएं के पीछे छुप जाता है। ये एक मसला है। परसेप्शन की जो पावर है ना, उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। अगर पार्लियामान के लोग जो हैं वो खुद अपने ऐवान की बेतौकीरी करेंगे तो जाहिर है फिर बाहर बैठा आदमी जो है वो तो यही देखेगा कि जनाब इस पार्लियामान का कोई फ़ायदा नहीं है। एक वक्फा ले वेलकम बैक। और जैसे हमने कहा कि अभी अमल तो शुरू हो गया है तहरीक अदम-ए-इत्माद का, लेकिन अभी तक वाज़ेह नहीं है। एक तो ज़ाहिर है 50-50 चांस है कि वज़ीर-ए-आज़म जीतेंगे या वो बाहर हो जाएंगे। अगर हो गए तो आगे का सिनेरियो अभी तक जो है वो वाज़ेह नहीं है। शहबाज शरीफ जो है अपोजिशन लीडर, वो कह चुके हैं कि जनाब एक नेशनल गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, लोग कंफ्यूज हैं कि अगर 1 से 1.5 साल के लिए नेशनल गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा होगा। तो आज मैंने मरीम नवाज़ जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई थी, तो मैंने उनसे यही बात पूछी तो उनका ये कहना था कि हम फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएंगे। तो फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएंगे, मगर क्या अपोजिशन के पास कोई प्लान है कि वो किस तरीके से ये जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटेंगे? ज़ाहिर है अपोजिशन फ़िलहाल कह रही है कि हमारा अभी जो इमीडिएट टास्क है वो ये है कि किसी तरीके से इमरान खान को हटाया जाए। हमारे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, सियासी तज्ज़ियाकार भी हैं। मुजम्मिल, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो सिचुएशन है क्या वाकई 50-50 है या 30-70 हो चुकी है? अदम-ए-इत्माद के हवाले से जी तहरीक अदम-ए-इत्माद के हवाले से मेरे ख्याल में ये 30-70 से आगे की गेम है। 90-10 पे ले जाएं इसे अब आप। हाँ, अगर गवर्नमेंट के हाथ तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास सिर्फ गवर्नमेंट डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर सकती है, लेकिन वोटिंग की तरफ वो कोशिश करेंगे कि बात ना जाए, क्योंकि वोटिंग में वो हार जाएंगे। अब वो वोटिंग को कैसे रोकते हैं, कितना डिले कर सकते हैं, वो एक आर्ट है। गवर्नमेंट कितना रेजिस्ट कर सकती है। अच्छा मुनव्वर साहब, ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, अब कुछ तो जाहिर है कि स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब कुछ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वट एवर रूल्स एंड चीज़ों को आगे पीछे या डिले करना, लेकिन मेन जो डिले मेरा ख्याल है कि जिसको कोशिश करने की जा रही है वो तो है अदालतों के थ्रू। अब जो हम देख रहे हैं अदालतों में जो बातें की जा रही हैं, और जस्टिस मुनीब के तो एक 1 लाइन ऑब्जर्वेशन है, लोग उसको जजमेंट समझ रहे हैं, वो शायद गलत है। क्या आपको लग नहीं रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट का इतना इंटरेस्ट नहीं है कि इस चीज़ को ज़्यादा देर खींचा जाए? क्या ख्याल है आपका? देखिए, मेरी आज मुख्तलिफ लॉ एक्सपर्ट से बात हुई, इरफान कादिर साहब से भी हुई। लेकिन जो आप जस्टिस मुनीब की ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि जी कलेक्टिव वोट है जी। अगर बात कलेक्टिव वोट की है तो फिर तो नो कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट ही आइन से खत्म हो जाता है। फिर तो और फिर 63A का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अगर कलेक्टिव वोट है, तो फिर तो 63A भी नहीं होनी चाहिए और नो कॉन्फिडेंस 95 भी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं ये ऑब्सोलीट हो जाते हैं जस्टिस मुनीब की ऑब्जर्वेशन के बाद। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उनको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन का अंदाजा नहीं था और ये बात ठीक नहीं है। गवर्नमेंट का रेफरेंस वीक विकेट पे है, जब 63A में सजा देने का अमल भी मौजूद है, राइट ऑफ अपील भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो अभी एडवाइजरी लेने की जरूरत क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट के पास किसी की अपील आएगी, सुप्रीम कोर्ट खुद ही डिसाइड कर लेगा कि ये लाइफ टाइम है या 1 टाइम है, क्योंकि 63A में राइट ऑफ अपील तो इन दी एंड सुप्रीम कोर्ट के पास है। आज वो इस रेफरेंस में राय क्यों दें? वो जब पिटीशन आएगी उसमें नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं, जहाँ तक मैं बस इस पे एक अच्छा, यहाँ हमें एक जी वक्फा लेना है, वक्फे के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। और जो इस वक्त मुनहरिफ अराकीन हैं उनके बारे में
जाहिर है हर अपोजिशन ये कहती है, अगर वो हुकूमत से टूटते हैं कि जनाब इनका ज़मीर जाग गया है, जबकि हुकूमत जो है वो कहती है नहीं नहीं पैसे चले हैं। तो मुजम्मिल साहब, हर दफ़ा ये हमने देखा है कि एक मंडी लगती है, लगती थी, हमेशा लगती है, तो क्या ज़मीर जाग रहा है या पैसे चल रहे हैं या सच कहीं बीच में है, टिकटों का लालच दिया जा रहा है? क्या ऐसे तो जाहिर है कोई वो रुकन जो है वो हुकूमत को नहीं छोड़ता जब तक उसको कोई अश्योरेंस या फेवर या कुछ इस तरह मिले। नहीं, ये सब लोग इक़्तिदार की हवा देखते हैं, ये इक़्तिदार किस तरफ जा रहा है। ये इमरान खान के साथ आए थे क्योंकि इक़्तिदार इमरान खान के साथ जा रहा था। ये मुस्लिम लीग काफ के साथ गए थे क्योंकि इक़्तिदार मुस्लिम लीग काफ के पास जा रहा था। ये नून लीग के पास वापस आए क्योंकि इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून के पास आ रहा था। आज ये वापस आ रहे हैं क्योंकि इक़्तिदार वापस आ रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें आज ये कोई टिकटें इम्पोर्टेंट है, इक़्तिदार इम्पोर्टेंट है। जब इक़्तिदार इमरान खान के हाथ से जा रहा है तो जो इक़्तिदार के चोरी खाने वाले मजनू हैं, परवाने हैं, वो भी इमरान खान से जा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब अपना इक़्तिदार बचाने में कामयाब हो जाएंगे तो ये सारे परवाने उनके इर्द गिर्द रहेंगे। लेकिन अगर मुजम्मिल साहब, मैं वापस तो तभी जाऊंगा ना जब मुझे कोई वापस लेने वाला होगा। वो तो पुकार के वापस बुला रही है, लेकिन इक़्तिदार की श्योरिटी नहीं है ना। साथ मेरा मतलब है कि वो वन पेज थ्योरी नहीं है, वो इशारे नहीं मौजूद हैं जो इक़्तिदार के इशारे होते हैं, बल्कि जाने के इशारे मौजूद हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये कोई पैसों की डील है। लोग देख रहे हैं कि आगे इक़्तिदार ने कहाँ जाना है। अच्छा, ये जो और हमेशा जी, ये अभी आपने इक़्तिदार के हवाले से भी है। ये जो अभी आप किसी को 100 करोड़ रुपया भी दे दें और कहें कि ऑपोजिशन की पार्टी में शामिल हो जाओ तो मुश्किल है। लेकिन अगर आप किसी को कहें कि मैं तुम्हें इक़्तिदार की पार्टी में लेके जा रहा हूं तो वो शायद हाथ से भी पैसे दे दे। चले, वैसे 100 करोड़ में मैं तो राजी हूँ अगर कोई करना चाहे। वैसे मेरी कोई सीट नहीं है, लेकिन क्या करें। इसीलिए आप एमएनए नहीं ये बड़ी गलतियां हुई लाइफ में यार। एनीवे, छोड़ दें आप पुरानी बातें। देखिए, अब एक तो ये बात हुई ना कि हवा का रुख जा रहा है। आपको अब ऐसे अब क्योंकि हम आगे की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही इंतहाई स्पेक्युलेटिव किस्म का सवाल मैं अभी पूछने वाला हूँ, इसलिए मैंने डिस्क्लेमर भी दे दिया है साथ में कि अब फ़र्ज़ करें कि वज़ीर आज़म वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार जाते हैं और ये जो नेशनल गवर्नमेंट की हवा है, मुझे नहीं लगती कि ऐसे कुछ होने वाला है, या होगी भी तो बहुत कम अरसे के लिए होगी, और फिर लेट्स अज्यूम के इंतखाबात होते हैं। अच्छा, अब खान साहब ने तो अभी से ही अपना नैरेटिव बना लिया है ना कि जी ये सारे जो, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे और ये मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, जो हो गया है। और जाहिर है कि इसमें ये भी आप हिंट्स तो नहीं बल्कि बड़े वाज़े कह रहे हैं कि जी इसमें बड़े पैसे भी चल रहे हैं और इसमें जाहिर है कि कोई बैरूनी साजिश भी है जिसके अंदर जाहिर है कि सब ये विलिंगली या अनविटिंगली इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो होगा खान साहब का नैरेटिव अगर फ़र्ज़ करें कि फरवरी जनवरी में जब भी इंतखाबात अनाउंस हो जाते हैं। बाकी जो पार्टीज़ हैं वो किस पॉइंट पर कैंपेन करेंगी, और ये जो पीडीएम का अभी जो कटजोड़ चल रहा है, अलायंस ऑफ कन्वीनियंस ही है ना, किस हद तक आपको लगता है कि ये एक इलेक्शन अलायंस की शक्ल में हमारे सामने आएगा अगले इंतखाबात में? जी देखिए, पीडीएम तो एक इलेक्शन अलायंस है, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। देखें, पीएमएलएन के पास पंजाब है और हज़ारा है, वहाँ जेयूआई नहीं है। जहाँ जेयूआई है वहाँ पे पीएमएलएन नहीं है, लिहाजा इनके दरमियान सीट एडजस्टमेंट का तो कोई इशू नहीं हो सकता, कोई कॉमन बैटल ग्राउंड नहीं है। बाकी पीडीएम में अगर जो जमातें हैं उनके बारे में मुझे और आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यही दो बड़ी जमातें हैं जी। अब जहां तक आपने बात की, इसलिए उसके तो उसमें इलेक्शन अलायंस होने में कोई इबाम नहीं है। पीपल्स पार्टी उससे निकल चुकी है, एएनपी उससे निकल चुकी है, जेयूआई और एएनपी का कॉन्फ्लिक्ट था, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का कॉन्फ्लिक्ट सिंध में भी था, और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का कॉन्फ्लिक्ट भी था सीट एडजस्टमेंट पे, तो लिहाजा वो जा चुके हैं। तो अब तो पीडीएम एक प्योर इलेक्शन अलायंस बन सकता है जिसकी सियासी पार्टियों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोई कॉमन बैटल ग्राउंड नहीं है।
लेकिन पीपल्स पार्टी भी तो अभी बैठी हुई है। हाँ, पीपल्स पार्टी पीडीएम में तो नहीं है ना। एक तरह से पीडीएम में नहीं है, लेकिन इस वक्त जो अपोजिशन की एक वो बन रही है ना, वो तो है। वो तो 1 पॉइंट एजेंडे पे है ना, इमरान खान को हटाने अच्छा, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि जो 1 पॉइंट एजेंडा है, अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें 1 साल, पिछली फरवरी 2021 में जब पीडीएम में ये फूट आई थी, आई थिंक उसी टाइम आई थी मोर और लेस। अच्छा, ये क्यों आई थी? ये भी बड़ी मजेदार कहानी है। कम से कम जो स्टोरी हमें पता है, अंदर पता नहीं क्या हो रहा होता है इनके साथ, कि जो JUI-FA है और जो PML नून थी और बिलखसूस मरियम नवाज शरीफ मेरा ख्याल है, उनका था कि जी हम एजिटेशन करेंगे, हम मार्च करेंगे और फिर फाइनल जो हमारा न्यूक्लियर ऑप्शन है वो है कि हम इस्तीफे दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरी मुराद है आसिफ अली जरदारी साहब का जो मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम गेम खेलेंगे नंबर्स की। तो माना कि PPP PDM में शायद ऑफिशियली तो नहीं है अब, लेकिन जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है उस पर तो आसिफ अली जरदारी साहब का DNA हर जगह मुझे नजर आता है। आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, देखिए, इन्होंने अदम एतमाद सादिक संजरानी के खिलाफ मिलकर की ना, वो नाकाम हो गई, हालांकि वोट इनके पास मौजूद थे। इसलिए वोट मौजूद होना कोई अदम एतमाद की कामयाबी की जमानत नहीं है। आशीर्वाद का मौजूद होना अदम एतमाद की कामयाबी की बड़ी जमानत, ठीक है ना। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इनको यही समझाया कि आशीर्वाद नहीं है, लिहाजा हम आपसे अलग हो रहे हैं, क्योंकि बगैर आशीर्वाद के कोई खेल नहीं खेला जाएगा। अब जब आशीर्वाद मौजूद है तो पीपल्स जरदारी साहब खुद चल के शहबाज शरीफ के घर चले गए, क्योंकि आशीर्वाद मौजूद था और 1 पॉइंट एजेंडे पे सबको इकट्ठा कर लिया गया। आप जो नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं बार बार, और जो उसमें शहबाज शरीफ ने कहा है कि माइनस PTI, अब जरा अगली गवर्नमेंट का ढांचा मेरे सामने देखें। अगर फर्ज कर लेते हैं, मेरे मुंह में खाक दर खाक, अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई, क्योंकि मैं कोई ट्रोल होना नहीं चाहता कि मैंने कह दिया कामयाब, जरूरी है कहना जी, ये बहुत जरूरी है कि डिस्क्लेमर साथ साथ। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता कामयाब हो गई तो अगली गवर्नमेंट में कौन कौन सी जमातें मौजूद होंगी? PMLN मौजूद होगी, पीपल्स पार्टी मौजूद होगी, उसमें JUI मौजूद होगी, उसमें MQM मौजूद होगी, उसमें काफ लीग मौजूद होगी, उसमें ANP मौजूद होगी। तो कौमी गवर्नमेंट हो गई ना, माइनस PTI। वैसे ये माइनस का फॉर्मूला भी यार, जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी हम लेकिन माइनस का फॉर्मूला खत्म नहीं होगा। माइनस वन देखा है आज तक हमने, कसम से। एक यहाँ पे वक्फा लेते हैं, यहाँ पे वक्फा लेना है मुबशिर। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। और जाहिर है जब वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत गुस्से में होते हैं तो चोर डाकुओं के अलावा उन्हें जो नज़र आता है वो है मीडिया। और मीडिया के बारे में हर जलसे में वो कुछ ना कुछ जो है फरमाते हैं। कल जो उनका दरगाही में जलसा था, कमोबेश उन्होंने यही किया और मीडिया के ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए, एक सुन लीजिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया में कई मीडिया हाउसेस के ऊपर पैसा चल रहा है और कईयों के ऊपर बाहर से पैसा चल रहा है। और मैं आप पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ दूंगा कि खुद जब आप ये मीडिया को देखेंगे तो ये वो डाकुओं के साथ खड़े हुए हैं जो जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। क्या ये है कोई बाहर की कुव्वत अगर गिराना चाहे पाकिस्तान में तो कितना आसान है, 20 लोगों के जमीन खरीद ले, गवर्नमेंट गिर गई। हाँ, ज़रार और वसत आपको पता है कि ये जो है वो बैठे हुए हैं हम लोग चोर डाकुओं के साथ, और ना सिर्फ बैठे हुए हैं बल्कि अंदर भी पैसा चल रहा है। वसत साहब ने वेलें चला रहे हैं यहाँ पे, और बाहर से तो हमारे बारे में थोड़ी कह रहे हैं। नहीं वो तो मीडिया तो आप नहीं, हम तीनों के बारे में नहीं कह रहे। अच्छा, नहीं कह रहे नहीं, वो 30 लोगों की बात की है ना, तो 31, 32 और 33 का जिक्र नहीं है। वो शायद हम वहाँ आते हैं। नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ कि बहुत पैसे चलते हैं और इसीलिए कवरेज होती है और इसीलिए एक पर्टिकुलर लाइन ली यार। जो पैसे चल रहे हैं वो हमारी तनख्वाहों में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, अभी पहले एस्टैब्लिश कर लिया है कि वी आर नंबर 31, 32 और 33 यार। अब कब तक अपनी गुर्बत पर अब रोगे यार, मुझे भी रुला दोगे। अब छोड़ दें एक सेकंड के लिए ना। देखिए, मैं मानता हूं बिल्कुल पैसे चलते हैं, तो अगर इसको फिर हम थोड़ा सा गो बैक इन टाइम करें,
यही कोई 300-400 साल पहले जब 2014 का जो धरना चल रहा था, 120-130 दिन चला है। इतनी बैक टू बैक कवरेज मैंने कम से कम अपनी गुनहगार आंखों से तो कभी जिंदगी में नहीं देखी, राइट। 24 घंटे की कवरेज, जो भी बात की जाए, चाहे वो 35 पंक्चर की हो या वो कोई और इल्जाम हो या जो कुछ भी हो, वॉल टू वॉल इट वाज कवर्ड। ठीक है, मैं अगर मानने के लिए तैयार हूं कि अभी जो लोग एक बकौल वजीर आजम साहब की या बकौल पीटीआई की जो एक एंटी गवर्नमेंट लाइन ले रहे हैं वो बिके हुए हैं, तो उस वक्त जब 90% मीडिया ने एक तकरीबन प्रो पीटीआई और प्रो इमरान खान लाइन दी हुई थी, इस हद तक कि बाकायदा वहां पर कंटेनर पर जाकर आपने स्पीचेस भी दी हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उस वक्त कौन फंडिंग कर रहा था? फिर अगर इसको हम और आगे ले जाएं मजीद, जी हाँ जी जरा अच्छा, मजे की बात, देखिए मजे की बात ये है, अगर हम ये मान लें कि मीडिया को फॉरेन फंडिंग मिल रही है, तो इसमें कोई इसलिए बुराई की बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में इस वक्त एक केस है जिसमें वो भी फॉरेन फंडिंग के बारे में है। तो अगर फॉरेन फंडिंग जो है किसी और के लिए बुराई नहीं है, तो हमारे लिए कैसे बुराई हो? लेकिन क्योंकि आपने डिस्क्लेमर दे दिया कि मैं, आप और जरार जो है वो नहीं ले रहे हैं, तो यकीनन फिर मुजम्मिल ले रहे होंगे। मुजम्मिल, आपको कितने लिफाफे मिल गए यार भाई? कुछ हमारे साथ ही शेयर कर लें यार। मुजम्मिल को मिल गए लिफाफा देखे भी बहुत अच्छा हो गया। मतलब लिफाफे क्या, यहाँ तो तनख्वाहों में कट लग गए हैं इस दौर में। जो तनख्वाहें मैंने कहा कि मैं 91 से तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ जब से प्रोफेशन में आया हूँ। ऐसे मालकान के साथ तो काम किया है जिन्होंने साल बाद इंक्रीमेंट नहीं दी, तनख्वाह नहीं बढ़ाई, लेकिन ये पहला दौर आया जब हमें कहा गया कि आधी तनख्वाह पे काम करना है, तो 40% कट पे काम करना है। और हम इतने मजबूर थे कि हम शुक्राने के नफल अदा कर रहे थे कि साथ जो 300 लोग निकल रहे हैं, हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं है, चलो आधी पे तो ऑफर कर रहे हैं काम करने के लिए। तो मेरा मतलब है कि ये दौर और ये हालत देखने के बाद जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि पैसे लग रहे हैं, तो बहुत अफसोस होता है कि हमारी गुर्बत का और हमारी कसम पुरसी का जो मजाक उड़ाया जाता है। जितना बुरा वक्त इस दौर में वर्किंग जर्नलिस्ट ने देखा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को उसका अंदाज़ा है या नहीं है। और जिस तरह मैंने अपने साथ अपने कुलीग्स को, मेरा मतलब है कि छोटी छोटी जॉब्स के लिए बिलखते देखा है जो पहले नहीं था। बहुत बुरा दौर मीडिया ने देखा है, पैसे के लिए नहीं, 2 वक्त की रोटी के लिए हम जर्नलिस्टों ने बहुत बुरा वक्त देखा है। वज़ीर आज़म तस्दीक करते रहते हैं, उनके नज़दीक उनके साथ जो भी इख्तलाफ करता है वो ना नज़रियाती तौर पे कर सकता है, ना अपनी सोच पे कर सकता है, वो सिर्फ पैसे की वजह से कर सकता है। जो उनकी अखलाक की बुनियाद यही है कि अगर आप उनके साथ हैं तो अच्छाई के साथ हैं, उनके साथ नहीं हैं तो बुराई के साथ हैं। उनकी दीन की तशरीह भी यही है कि अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो हक के साथ खड़े। एक इसमें पॉइंट है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ साहब, कि जो इंतहाई अब तक कम से कम, कल का कुछ नहीं पता क्योंकि वही ना हवा बदलती रहती है, एक जो इंतहाई मुहिब्बुल वतन और इंतहाई प्रो चैनल हैं, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो पैसे लेते नहीं हैं, बल्कि वो पैसे देते हैं जुर्मानों की सूरत शक्ल में ना। जितने वो इंटरव्यूज और इल्जामात और इस तरह की चीजें चली यार, जरार ये इस तरह की बातें नहीं करो। क्यों? मैं 2 चैनलों को जानता हूँ जो नहीं बिके हुए, बाकी सब बिके हुए। मैं सिर्फ 2 चैनलों को जानता हूँ। कौन से? नहीं, पर अब ऐसा भी है कि चैनल्स को अकल आ गई है। उन्होंने जो प्रोपेगेंडा है वो सिर्फ पाकिस्तान की बीम पर रख लिया है, और जो जिस पर जुर्माना हो सकता है वो बाहर की बीम पर वो नहीं चलाता। हाँ, लेकिन वो तो बाद में ही पता लगता है ना सर, जब जुर्माना हो जाता है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक चैनल है जो नहीं लेता पैसे, और मैं इस वक्त ये एक्सक्लूसिव अपने नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ। उनकी टैग लाइन भी बता देता हूँ, जिसका नाम है वेखदे रहो अपना। वो एक चैनल है जिसने कभी कोई फंडिंग नहीं दी। वैसे जो सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है ना, अब सहाफ़ती तंजीमें अपने बयान लेकर के आई हैं कि जनाब वज़ीर आज़म माफ़ी मांगे। ज़ाहिर है उन्होंने मांगनी नहीं है, या एलिगेशन प्रूफ करें, तो उन्होंने आज तक एलिगेशन कौन सी प्रूफ की है? तो जाहिर है, लेकिन मीडिया का काम है रिस्पॉन्ड करना। ये सब ट्रेलर है सर, ये सब ट्रेलर हैं, ये सब ट्रेलर हैं। अभी जब अगर अगेन मेरे मुंह में खाक, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हारा जाता है और इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है ना सर, तो फिर आप देखें पूरी
फिल्म। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।